क्या एक साल में ठीक करने का काम जारी है कि सही ट्रैक पे आ चुका है? सीतापुर में जीरो स्तर से वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने कहीं भी कोई प्लानिंग के स्तर पर काम नहीं किया गया। एक समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक क्षेत्र चला है। अपने काम से आप संतुष्ट हैं कि आपको ये भी लगता है कि नहीं मुझे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी नया हूँ तो वो काम को मैं नहीं कर पाया हूँ? नहीं, देखिए, मैं अपने काम से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत काम करने हैं। तो अब जब राजनीति में आए तो अब नए नए हैं, कुछ काम करने में समस्या हो रही है, जनता का सपोर्ट अभी आपको जो आसपास लोग हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है? केवल जनता का सपोर्ट नहीं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तमाम मंत्रिमंडल के साथ, जिला के जो हमारे सीनियर, तो जहाँ जहाँ आपको लगता था कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो वहाँ कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है। तो इस कारण से क्या है, आज जो भी वहाँ काम करते हैं वो बहुत सचेत रहते हैं कि भाई अगर हम गलत करते हैं तो हमें भुगतना उसको पड़ सकता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो दूर अंचल में रहते थे ग्रामीण, उनके कनेक्टिविटी क्या स्थिति होगी, अभी क्या सुधार आया है? मैं अगर आम जनता हूं तो मैं ये आकलन लगाऊंगा कि 20 साल राज करने के बाद भी अगर मंत्री को अपने क्षेत्र में 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो ये अपनी काबिलियत नहीं है। कि अभी नए नए है लड़का, उनके हाथ में भी पावर आया है, वो संभाल नहीं पाएगा, देखना वो रास्ते से भटक जाएगा। ये तो मुझे पता नहीं भटका कि नहीं भटका, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय पूर्व विधायक जी रास्ता ज़रूर भटक गए हैं। सब लोग शिक्षित नहीं हैं और सब लोग को नौकरी भी नहीं दिया जा सकता है, तो रोज़गार की दिशा में आप क्या कर रहे हैं? ये बात सही है कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन स्किल अप करा के उनको जीने योग्य, अपने कदमों में खड़े होने योग्य, घर चलाने योग्य उस स्तर पर बनाया जा सकता है। तो क्या जनता को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता है? अपराध क्यों बढ़ रहा है? इस पे जिन लोगों के आपराधिक रूप में नाम आया है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में आया है। छत्तीसगढ़ में जनता की जनादेश का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि के रूप में देख रही है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम हुआ नहीं है। कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, उस क्षेत्र की जनता समझती है और नेता समझते हैं, और नेता क्या कहते हैं इसी को हम आपके बीच लाते हैं। आज हमारे साथ मेहमान है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राम कुमार टोप्पो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मुलाकात हुई थी चुनाव के दौरान, तब आपने कहा था कि अगर हम जीत कर आते हैं तो 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है और जो गड्ढा खोदने का काम किया इसको हम पहले ठीक करने का काम करेंगे। तो क्या 1 साल में ठीक करने का काम जारी है कि सही ट्रैक पे आ चुका है? बिल्कुल। अभी जिस हिसाब से सीतापुर में कभी भी बीजेपी का विधायक जीत कर नहीं आए, लंबे समय से कांग्रेस की सरकार वहाँ पे सत्ता रही है, और लास्ट टाइम में तो जो विधायक थे वो 20 साल तक सिंगल मैन वहाँ जीतते रहे, तो वहाँ उस हिसाब से विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और आज मैं देखता हूँ जनसंपर्क के दौरान और चुनाव में भी मैंने देखा था कि सीतापुर में जीरो स्तर से वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने कहीं भी कोई प्लानिंग के स्तर पर काम नहीं किया गया। एक समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक क्षेत्र चला है, चाहे नगर का विषय हो, चाहे क्षेत्र के विकास के कोई मॉडल तैयार नहीं किए गए। और आज मुझे 1 साल लगभग समझिए कैसे व्यवस्थित कार्य करना है उसको योजना बनाने में लगा है, लेकिन फिर भी अगर आकलन देखी जाए तो उनके 20 साल के शासनकाल में और 1 साल के में जो कार्य की जो फ़र्क दिखेगा। आपको लगता है कि जो आपका 1 साल रहा है, जैसे तुलना करें कि जो 5 साल या 20 साल वहाँ विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो अपने काम से आप संतुष्ट हैं कि आपको ये भी लगता है कि नहीं मुझे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी नया हूँ तो वो काम को मैं नहीं कर पाया हूँ? नहीं, देखिए, मैं अपने काम से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत काम करने हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, सभी जगह विकास हुए, लेकिन विकास के उस रफ्तार को सीतापुर के पूर्व विधायक रहे उन्होंने रोका और सीतापुर में विकास नहीं आने दी। छत्तीसगढ़ में जनता की जनादेश का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि के रूप में देख रही है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम हुआ नहीं है। कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, उस क्षेत्र की जनता समझती है और नेता समझते हैं, और नेता क्या कहते हैं इसी को हम आपके बीच लाते हैं। आज हमारे साथ मेहमान है। क्या यह कहावत सही में चरितार्थ होता दिख रहा है? आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले फ़ौज में थे, सीआरपीएफ में, आप वहाँ से राजनीति में आए हैं, तो एक जो मेंटालिटी होती है काम करने की या फिर जो देश प्रेम की, वो दिखता है काम में? बिल्कुल दिखता है। और आप देखते होंगे हमारा शेड्यूल की जिस हिसाब से, देखिए, आज सौभाग्य हमारा है कि सीतापुर की जनता ने हमको ये मौका दिया है। नहीं तो हम पूरे साल में केवल 3 महीना घर में रहते थे, बाकी पूरा समय देश की सेवा में बाहर रहते थे। आज मैं उस बात को नहीं भूलता, इसलिए
हमारा क्षेत्र के प्रति आज भी राजनीति में आने के बाद शेड्यूल वही रहता है कि पूरा समय हम जनता को देते हैं। लेकिन खुशी इस बात का बस रहता है कि दिन में कम से कम 2 बार अपने घर में ज़रूर सुबह और शाम दिखते हैं। हाँ, हो सकता है कि मेरे पूछना जल्दबाजी हो, क्या अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप जहाँ समय अपने बिताए हैं जिस फील्ड में, तो अब जब राजनीति में आए तो अब नए हैं, कुछ काम करने में समस्या हो रही है, जनता का सपोर्ट अभी आपको जो आसपास लोग हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। केवल जनता का सपोर्ट नहीं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तमाम मंत्रिमंडल के साथ, जिला के जो हमारे सीनियर राजनीति में रहे विधायकगण हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, इन सभी का सपोर्ट मिला है। और इसकी कार्यशैली में आपको फ़र्क दिखता होगा कि जब मैं आज 1 साल पहले जब मैं आया था तो बिल्कुल निरंक था समझिए इस फील्ड का, लेकिन आज कार्यकर्ताओं से लेके तमाम जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हमको सिखाया, और आज कम से कम इस लेवल पर हम हैं कि चीज़ें कैसे काम होती हैं वो समझ चुके हैं। और नादान होते हुए भी इस क्षेत्र के लिए जिस रफ्तार से काम करने का कोशिश किया है उसको जनता बोलती भी है कि ये नया होते हुए भी इतने स्पीड से काम किया है, लेकिन 20 साल से किसी ने बैठ के पुराने होते हुए भी नहीं कर पाया, तो ये बात सुनाई देती है। जी, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उनके विकास को लेकर उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं, जो राज्य सरकार बनाती हैं, उन तक पहुंच नहीं पाता है, तो इसको लेकर भी बहुत चिंता का विषय हमेशा से बना रहा है। तो आपके आ जाने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन दिखा? ज़रूर दिखेगा। इसके लिए तो हमने अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ता भाजपा के हैं, उनके बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको केवल देखिए समय पे हमने बैठक करते हुए ये भी कहा है कि केवल और केवल हमें विकास केवल रोड को नहीं समझना चाहिए। विकास हम जिस तरीके से सरकार की, चाहे भारत सरकार का हो, छत्तीसगढ़ की सरकार का हो, योजनाएं जो है जन कल्याणकारी योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर उतनी चाहिए, उसको भी चिंता हम लोग को करना होगा। साथ ही साथ केवल उसकी ही चिंता नहीं करनी होगी, हम लोग को पब्लिक के जो रहन सहन से लेके उनकी व्यवहारिक परिवर्तन से लेके शैक्षणिक परिवर्तन की ओर भी देखना चाहिए। माने संपूर्ण विकास की ओर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप आप लगातार लगाते रहे हैं, जब आप चुनावी दौरे में थे तब, तो जहाँ जहाँ आपको लगता था कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो वहाँ कार्रवाई की जा रही है? ज़रूर। आज सीतापुर विधानसभा में देखिए, जब से हम निर्वाचित हुए हैं, एक ख़राब सड़कों की भ्रष्टाचार हो, चाहे तमाम ज़मीनें का घोटाला हो, चाहे अन्य बहुत सारे जांच भी किए हैं, और निर्माण काम अगर ख़राब होने से उस पर रोक लग के उस पर कार्रवाई भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई हैं। तो इस कारण से क्या है, आज जो भी वहाँ काम करते हैं वो बहुत सचेत रहते हैं कि भाई अगर हम गलत करते हैं तो हमें भुगतना उसको पड़ सकता है। जी, हेल्थ सेक्टर को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है सर कि वहाँ काम करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिल नहीं पा रही है ठीक से, और बीच में भी फ्लोराइड की भी समस्या आई है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, इसमें है। अभी हमने जानकारी मांगी थी विधानसभा में भी, कल हमने क्वेश्चन लगाया था। इसमें बहुत सारे हमारे क्षेत्र के बसाहटें हैं जिसमें पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाले समस्या है। इसको हमने देखा है कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उनके दांत में लालपन आ जाना, दांत सड़ने जैसा कंडीशन हो जाना, समय से पहले माने उनका रंग रूप में परिवर्तन और कुबड़ापन जैसा स्थिति है उनका। तो ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। और सोचिए कि ये सारी इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए भी लोकल जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने बनाया गया था वो आज तक निदान नहीं कर पाए। लेकिन मुझे इस विषय में बड़ी गर्व होता है कि हम वहाँ पर पहुँच के आज 1 साल के अंदर में ही वैकल्पिक व्यवस्था के तर्ज पर भी अच्छा पानी पीने की व्यवस्था जो हमने किया है। और आज मुझे खुशी होता है कि जो सदियों से चली आ रही जो एक बड़ी समस्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के एक आनुवंशिक बीमारी की तरह से झुलस जाना, उसको हमने ठीक करने का प्रयास किया है। हॉस्पिटल के लिए देखिए, हमारे यहाँ 100 बेड के हॉस्पिटल पहले से सेंक्शन है, लेकिन उसके आधार पर स्टाफ नहीं रहते और भर्तियाँ उस हिसाब से नहीं हुई। लेकिन आज 1 साल के अंदर में प्रयास करके और स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस पर विशेष प्राथमिकता देते हुए इसके भर्ती की भी मंजूरी दी है, और अब वो 100 बेड के हॉस्पिटल जो है अब एक नया रूप धारण करने जा रहा है। बात इच्छा शक्ति की भी आती है सर, जैसे कि जो फ्लोराइड की समस्या है वो एक ही दिन में नहीं आया है, इसका बहुत लंबा समय इतिहास रहा है। आपको 1 साल बने हुआ, आप इस पर काम कर रहे हैं, तो क्या जो इससे पहले जो प्रतिनिधि चुन कराते थे, इच्छा शक्ति की कमी थी, अभी उन लोग करना नहीं चाहते थे काम को? देखिए, इस विषय में तो मैं बहुत ज़्यादा आकलन नहीं लगा सकता, लेकिन व्यक्ति का अगर इच्छा है तभी वो दौड़ेगा। और दूसरा, मुझे लगता है कि काम करने के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र के प्रति समर्पण और प्रेम चाहिए, क्योंकि जब जनता के बीच में जब जाते हैं तो
वो समस्या आपके आँखों से जो दिख रही है, आपको उसको आवेदन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसको स्वयं से प्रोजेक्ट तैयार करके उसको दूर करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, इच्छा बताता है। और रही बात कि घूमने का, तो ये समझिए कि 20 साल में तो एक एक आदमी का नाम जानना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे गांव जो हैं ऐसा समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये नहीं हो पाया, ज़रूर ही इच्छा शक्ति की कमी होगी। चुनाव के समय हम लोग की टीम सीतापुर विधानसभा क्षेत्र घूमी है, तो जो मेन रोड था वहाँ का रोड बहुत खस्ता हाल था, गड्ढा बहुत बड़े बड़े थे। तो फिर उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो दूर अंचल में रहते थे ग्रामीण, उनके कनेक्टिविटी क्या स्थिति होगी, अभी क्या सुधार आया है? देखिए, मैं अभी जीतने के बाद में बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं थे, हम लोगों ने स्वयं पैदल चल के वहां पहुंचे। और ये चुनाव के समय में बड़े बड़े फ्लैश न्यूज़ में आते था यही समाचार, जहां हम पहुंचे कि पूर्व मंत्री जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक रहे कि मंत्री जी आज 8 किलोमीटर पैदल चल करके जनसंपर्क के लिए फलाने गाँव पे पहुँचे, ऐसा हेडिंग पे आता था। लेकिन उसको देखने का नज़रिया है, वो पेपर पे इसलिए चलवाते होंगे कि वो अपनी बहादुरी बताते होंगे कि मंत्री होकर 8 किलोमीटर चले। लेकिन मैं अगर आम जनता हूँ तो मैं ये आकलन लगाऊंगा कि 20 साल राज करने के बाद भी अगर मंत्री को अपने क्षेत्र में 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है तो ये अपनी काबिलियत नहीं है, ये कमज़ोरी है। और आज राम कुमार अगर चला है पैदल 8 किलोमीटर कहीं पर, तो हमने ये कह के चला है कि ये मेरा आखिरी बार है, अगली बार मैं जा पाऊँगा तो मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा। और मैं वहाँ गया और आज जा रहा हूँ, और मुझे बहुत गर्व होता है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में मेरे जैसा नया व्यक्ति, नया फील्ड होने के बावजूद भी आज हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने स्वयं कहा है कि अपने इच्छा से विकास करो, एक नीति बनाओ, ताकि जो 20 साल और 76 साल से जो सीतापुर विकास के लिए तरसा है वो तरसपन नहीं रहना चाहिए। कुछ समय पहले हमारी चर्चा हुई थी भगत जी से, तो उनका कहना था कि अभी नए नए है लड़का, उनके हाथ में भी पावर आया है, वो संभाल नहीं पाएगा, देखना वो रास्ते से भटक जाएगा। तो क्या लगता है आप? ये तो मुझे पता नहीं भटका कि नहीं भटका, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय पूर्व विधायक जी रास्ता ज़रूर भटक गए हैं। क्योंकि देखा जाता है कि अभी लगभग 6 महीना पहले जब मैं कांवड़ यात्रा में था, तो उस समय इन्होंने आके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में जो सीतापुर की सड़क के जो विषय बोल रहे हैं उसके विषय में रैली किया था, धरना प्रदर्शन, और ज्ञापन दी थी अधिकारियों को कि ये रोड ख़राब है, और साथ में फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाला था कि सीतापुर की रोड की हाल बहुत बेहाल है, ऐसा है वैसा है करके। तो उस समय पत्रकारों ने हमसे सवाल पूछा, तो मैं बोला कि अभी मैं धार्मिक रास्ते पर हूँ, अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं वापस जाने के बाद जवाब दूंगा। तो मैंने जवाब ये दिया था कि सबसे पहले तो ये जो फ़ोटो डाल रहे हैं वो मेरे 6 महीने की काबिलियत नहीं बता रहे, वो अपने 20 साल की नाकामी बता रहे हैं। क्योंकि ये सड़क राम कुमार आने के बाद 6 महीने में नहीं खोदा है, मैं तो बनाने का उसको पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो 20 साल रह के आज 6 महीने में फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो ये सवाल तो उन्हीं के ऊपर आती है कि ये ऐसे था। तो मैंने उसमें भी कहा था कि ये लास्ट स्थिति है, हम पूर्ण ताकत से लगे हुए इस पर कि ये बहुत जल्द ठीक होगा। और अभी देखिए ठीक होने कगार पे है और बहुत अच्छी सड़कें बनेगी वहाँ। सर, आपका विज़न अलग था, जब आपका ये भी कहना था, जब हम पहले बार इंटरव्यू के लिए बैठे थे, तो मेरा सोचने का तरीका और काम करने का तरीका अलग है। मैं 5 साल के लिए रोड मैप नहीं बनाता हूँ, मैं 1 साल के लिए बनाता हूँ। 1 साल पूरा हो चुका है, तो 1 साल के बाद क्या 1 साल के लिए और रोड मैप बनाएंगे या पूरे 4 साल के लिए बनाएंगे? बिल्कुल, रोड मैप हमारा बना हुआ है और अभी तो साल का लास्ट कगार है। हम उस पर समीक्षा कर रहे हैं अभी अपने काम पे कि कितना हमने जो प्लान किया था उस पर कितने सक्सेस हुए हैं और कितना और करने की ज़रूरत है। जैसे टास्क लेवल का काम, देखिए फ़ौज में भी जब मैं था तो फ़ौज में टास्क लेवल का काम होता है, कभी भी ऐसे ब्लाइंड काम नहीं होती। टास्क लेवल काम टाइम ड्यूरेशन होती हैं, फीडबैक सिस्टम होता है। तो आज उसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम काम करते हैं और 1 साल में जिस हिसाब से काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। आज कुछ ही जगह ऐसा रह गए हैं जहाँ पे आज समाचार आप देख सकते हैं कि मैनपाट जैसे क्षेत्र में कि नहीं, सड़क नहीं होने कारण से या पुल नहीं होने कारण से बीमारी, अगर कोई हो जाता है बीमार तो उसको खटिया से उठा के ला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जगह थे मैनपाट में, लेकिन आज कुछ ही जगह ऐसा रह गए हैं जिसको भी आने वाले ये समझ लीजिए कि 6 महीना साल भर में हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। जी, आप पहली बार चुनाव लड़े हैं, विधायक बनकर आए हैं, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो पार्टी के साथ काम करना क्या चुनौती है, क्या अवसर है, क्या इसके साथ काम करने से बेहतर काम किया जा सकता है? चुनौती नहीं है, पार्टी के साथ रहना देखिए एक बहुत बड़ी ताकत का विषय है।
आज मुझे अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि आज राजनीतिक तंत्र पर मैं नया चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ये महसूस होती है कि एक भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ी ताकत मेरे पीछे खड़ी है, जो किसी भी परिस्थिति में हमको गिरने नहीं देगी। और ये देखने को मिलता है, ये पहला दृष्टि चुनाव के समय में ही पता चली है कि पार्टी का साथ होने से कितना बड़ा अपने आप में पावर फील होता है। और सरकार में रहने के बाद भी पार्टी के अगर साथ है तब भी आदमी पावर से आगे बढ़ सकता है। जी, थोड़ा अपराध की ओर बात कर लेते हैं सर। और अपराध के बारे में, छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, चाहे वो बीजेपी के आने के बाद की स्थिति हो, चाहे बीजेपी के पहले की बात। हमेशा जनता ही पीसते आते हैं, चाहे कवर्धा की बात करें, सूरजपुर की बात करें, बड़ौदा बाज़ार की बात करें, आज बाबा जी की जयंती भी है। तो क्या जनता को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता है? अपराध क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन देखिए, जब कोई रास्ते, कोई प्लानिंग नई दिशा में जब जाती हैं, परिवर्तन होता है, तो उस समय कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि चीज़ें ग्राफ ऊपर गई हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि देखिए, जितने बड़े अपराध यहाँ हुए हैं अभी सरकार परिवर्तन होने के बाद, चाहे वो बड़ौदा बाज़ार के कलेक्टर जलने का हो, इस पे जिन लोगों के आपराधिक रूप में नाम आया है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में आया है। आप सूरजपुर में जिस हिसाब से हत्या वाले मामले आए, उसमें भी कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर रहने वाले जो आपराधिक श्रेणी के लोग हैं उनका नाम सामने आया है। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि ये बड़ी साजिश हो, सरकार को बदनाम करने की साजिश हो, लेकिन ये साजिश बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। इस पे भी कार्रवाई होंगी और बहुत कठोरता से कार्रवाई होंगी। जी, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो आपके पास ऐसे कुछ सवाल हैं जो मुद्दे जिसको उठाना चाहेंगे? नहीं, सवालें तो बहुत सारे हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर ही सवालें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें बाउंड टू बाउंड होती जा रही हैं। विशेषकर देखिए, हमने एक सवाल उठाया था जब मैं पहले मार्च पे जब आया था, पहला सत्र था उस समय मार्च पे। मैं जिस कारण से चुनाव लड़ने के लिए आया था वो एक बच्ची का था, बलात्कार करके हत्या करके फेंक दिया गया था। तो उस केस को दोबारा उठाया था मैंने, और उस पर जांच अंतिम प्रक्रिया पर है। उसके बाद मुझे मेरे क्षेत्र के विषय में कोई भी ऐसा आज सत्ता आने के बाद में कार्रवाई नहीं हो रही है या ऐसा नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा चीज़ें हम लोग के सक्षम हैं कि हम जांच करा सकते हैं, चीज़ों को बारीकी से देख सकते हैं, लेकिन तंत्र बड़ा होने के कारण से क्या है, वो कई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और ये आएंगे ही आएंगे। जी, मैन पार्ट सरकारी ज़मीन घोटाला भी बहुत चर्चा में है, बहुत बड़ी मुद्दा है, जिसमें कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। थोड़ा इसके बारे में समझाएंगे, बताएं। देखिए, एक कहावत है कि फिल्मों में हमने देखे होंगे कि वो जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक की मेरी ज़मीनें। लेकिन मैं आज इस शब्द को थोड़ा सा मैं उल्टा कहूँगा कि वो जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक तो मेरी ज़मीन मेरे नाम पे लिख ही दे, सरकारी ज़मीन को, लेकिन जहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ की ज़मीनों को भी मेरे नाम पे लिख दे। ये कथन कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ किया है। यानी 400 एकड़ एक परिवार में कांग्रेस के नेताओं के नाम पे ज़मीनें सामने आई हैं। सोचिए, आज वहाँ की गरीब जनता के नाम पर 5 एकड़ ज़मीन नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा अदृश्य ताकत उनके साथ चला है कि 400 एकड़, यानी खुली आंखों से 400 एकड़ हम देख नहीं सकते। इतनी ज़मीनें, जंगल तक को अपने नाम में नहीं लिखा लिए। इसलिए तो सीतापुर की जनता आज बोलती है कि सीतापुर में अगर परिवर्तन नहीं होता इस बार तो ये लोग पूरे सीतापुर को बेच देते हैं। आज कुछ भी कहें विपक्ष के लोग वहाँ, लेकिन स्पष्ट शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ये 400 एकड़ की तरह जो घोटाले हुए हैं ये कौन किया है। और इतना ही नहीं, आज देखिए, अगर कहीं पे लोन निकालना है एक आम किसान को तो तमाम दस्तावेज देने पड़ेंगे, उसको गारंटर भी देने पड़ेंगे, लेकिन वो 400 एकड़ ज़मीन पे लोन भी निकले हैं। धान भी बिक्री हुआ है पिछले 5 साल में, निरंतर यही चला है। मैंने करोड़ों रुपये कमाए हैं, करोड़ों रुपये कर्ज उठाए हैं, और एक मैंने समझिए हराई नांगर नहीं चला है उसमें। इतना बड़ा मैंने संरक्षण, और वो भी ब्लॉक के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होता है कि सैनिक रह के मैंने देश के सरहद की सुरक्षा किया, ज़मीन की सुरक्षा की, और आज नेतागिरी में आने के बाद भी जो ज़मीनें अवैध रूप से कब्जा हैं उसको हटवाने के लिए एक अहम भूमिका हम निभा रहे हैं। और आज सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। FIR 13 लोगों पे हुआ है और अभी जारी है, और निष्पक्ष रूप से शासन को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।
और इसमें साफ साफ मुख्यमंत्री जी का निर्देशन है कि किसी भी को संरक्षण नहीं दिया जाए और किसी भी अपराधी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसे मामले होंगे, क्या उसकी भी जांच कराएंगे आप? देखिए, वहाँ 1000 एकड़ से भी ज़्यादा फर्जीवाड़ा है ज़मीनों का। और बड़ी बात तो ये है ना कि रोड के किनारे घर बनाने के लिए इंक्रोचमेंट किया है, वो विषय अलग है, लेकिन ये जंगलों को भी अपने नाम पे लिखाए हैं। ये ज़मीनों के अद्भुत तरीके से भ्रष्टाचार है। तो इसमें संरक्षण किसका था? राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक के लोग हैं, तो उस पर कार्रवाई हो रही है और 1000 ऊपर से ज़्यादा ज़मीनें पे जांच चल रही हैं। और जो भी इस पे दोषी पाया जा रहा है, पट्टा निरस्त होने की मैंने कार्रवाई की जा रही है। अभी लगभग हमारे इस एक साल में नया सत्ता आने के बाद में 500 एकड़ से भी ऊपर की ज़मीनें आज़ाद हुई हैं। हाँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ वहाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा तिरंगा जो 3रे नंबर का होगा, वहाँ सीतापुर में बनने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, सोच कैसा है आपके? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि पिछले साल फरवरी के कार्निवल के मेला में जो मैन पार्ट में लगता है, उसमें मैंने मांग रखी थी कि मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला है, शिमला का दर्जा प्राप्त है, यहाँ कोई ऐसा चीज़ स्थापित होना चाहिए जो देश पे नाम स्थापित करे। तो इसके लिए मैंने देश का दूसरा तिरंगा झंडा जो सर्वाधिक ऊंचा हो 415 फीट का, उसकी मांग किया था। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा किया और उसकी प्रथम जो राशि है वो शासन के खाते में भी आ चुकी है और 30 एकड़ वहीं पर भूमि में पार्क भी बनेगा। तो ये होगा देश का दूसरा तिरंगा झंडा, सबसे ऊँचा। हाँ, सबसे। ओके, ये MLA एजुकेशन क्या है? इसके लिए देखिए, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ये प्रदेश से काफ़ी दूर है, रायपुर से, और जिला से भी काफ़ी दूर है। और मेरा जो 100% बहुमूलता आदिवासियों की है, पढ़े लिखे बहुत सारे युवा युवती हैं, लेकिन सपने बहुत हैं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि हम रायपुर में या दिल्ली में जाके UPSC का या PSC का कोचिंग कर पाएँ। और सीतापुर जैसे छोटे शहरों में इन सारी सुविधाओं को मैंने उपलब्ध नहीं है, तो अब सपने पूरे कैसे होंगे? ऐसे में तो हम आदिवासी बहुमूल में अगर जन्म लिए हैं तो हमारा नसीब ख़राब समझेंगे। तो इस चीज़ों को देखते हुए क्या है, हमने ये सोचा, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, सबसे राय मशवरा लिया, जिसमें मंत्रीगण भी थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी योजना है, और उसको देखते हुए MLA एजुकेशन कोर बोल के एक कोचिंग संस्थान शुरू किया। ये निःशुल्क है, इसके लिए भवन भी बन रहे हैं, और इसमें UPSC, PSC, व्यापम और पुलिस में और फौज में जाने के लिए क्षेत्र के युवा युवतियों को निःशुल्क कोचिंग कराया जा रहा है। अभी UPSC के बैच में 100 अभ्यर्थी उसमें कोचिंग कर रहे हैं, और PSC, SSC में, और अभी जो भर्तियां निकली हैं पुलिस की, उसके लिए 400 लोग, लड़का और लड़की, उसमें कोचिंग कर रहे हैं। जिसमें खुशी की बात यह है कि अभी CISF के सिलेक्शन में एक जने का उसमें से सिलेक्ट हुआ है। ये पहला रिजल्ट है हम लोग का। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सवाल है सर, जैसे रोज़गार भी बहुत बड़ी मुद्दा बनी हुई है, सबसे बड़ा समस्या भी है युवाओं के लिए, क्योंकि सब लोग शिक्षित नहीं हैं और सब लोग को नौकरी भी नहीं दिया जा सकता है। तो रोज़गार की दिशा में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, रोज़गार के लिए भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कौशल विकास योजना जैसे चलाई जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसे युवाओं के लिए योजनाएं हैं, लोन ले सकते हैं, अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। ये बात सही है कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन स्किल अप करा के उनको जीने योग्य, अपने कदमों में खड़े होने योग्य, घर चलाने योग्य उस स्तर पर बनाया जा सकता है। उसको लेके हम, जैसे आपने पहला सवाल किया था कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे उतार रहे हैं, तो हमने एक लोकल स्तर पर जानकारी इकट्ठा किया था कि कितने ऐसे कम उम्र के लोग हैं जिन्होंने 8वीं और 10वीं 12वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिया। तो हमको 5700 लगभग लड़का और लड़की का रिपोर्ट आया। उनका मैंने बैठक लिया, बैठक लेके सरकार की इन्हीं योजनाओं को मैंने उनको बताया संक्षिप्त में, और ये भी बताया छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं और उनको लगता है कि मैं आगे और पढ़ूं, तो उसको ओपन एग्ज़ाम के माध्यम से वो डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो हमने उसको भी बताया, और अभी शिविर लगा के गाँव में ओपन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरणा लें और आगे पढ़ें। कौशल विकास योजना है, और बहुत सारे सरकार के ऐसे स्कीमें हैं, उनके लिए हमने प्रशिक्षण शिविर वगैरह लगाया, सब कुछ लगाया। तो उससे मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग रास्ता बदल चुके थे,
जो लोगों को लगता था कि नहीं अब कोई आस नहीं है, हमारा ऐसे ही मजदूरी में जीवन जाएगा, वो भी आगे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे लोन कैसे मिलेगा, मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा। हमने ग्रुप बनाया है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और तमाम ज़िले से लेके हमारे विधानसभा लेवल के जितने अधिकारी हैं संबंधित, वो सारे उस पर जुड़े हुए हैं। वो तुरंत ही उनको रिप्लाई देते हैं, फ़ोन कॉल से उनको सहयोग करते हैं। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई में जो सरकार की योजना है ये धरातल पर उतर रही है और इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। यदि आज के युवा उसको ले पाएंगे तो सोचिए निश्चित ही अपने कदमों पे खड़ा हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, आने वाले जो 4 साल आपके पास है उसमें कौन कौन से क्षेत्र में आप विशेष काम करना चाहते हैं, संक्षेप में? हमने सीतापुर के विकास का एक सूत्र बनाया है, SSSVR करके। ये 5 अक्षरों में हमने विकास के उन तमाम मॉडल्स को बांधा है। जैसे पहला एस हमको शिक्षा के लिए दर्शाता है। शिक्षा में आप समझ सकते हैं कि नया शिक्षा का वहाँ चीज़ें स्थापित करनी हो जो आज तक नहीं हुई है वहाँ पे, या जो शिक्षा चल रही है उसमें गुणवत्ता लानी हो, या तो ML एजुकेशन कोर जैसे संस्था खोलनी हो, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। हम अनुशासन को प्राथमिकता वहाँ दे रहे हैं, इसी में आएगा। यहाँ तक कि पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक अनुशासित होनी चाहिए बच्चों का, संस्कारी होना चाहिए, किताबी ज्ञान केवल नहीं, उनके अंदर में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, अपने बड़ों से लेकर माता पिता गुरु का आदर करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे पहले एस पर निर्धारित हैं। दूसरा एस कहता है सुरक्षा। केवल सिंगल चीज़ें हमने सुरक्षा को रखी है। कारण ये है कि आपने जो आपराधिक सवाल पूछे थे, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि हम कितना भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, कितना भी धन संपदा इकट्ठा कर लें, लेकिन सुरक्षा अगर हमारे पास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हमने सुरक्षा को बहुत पायदान पर रखा है और इस पे कई नीतियाँ बनाई हैं कि जैसे सभी दुकानदारों को CCTV कैमरा लगाने का आग्रह किया था हमने, सभी बोले तो जितने भी हमारे क्षेत्र पर हैं, ताकि कोई भी आपराधिक श्रेणी वहाँ करने की अगर कोशिश करता है तो विदिन कुछ ही मिनटों में वो पकड़ा जाना चाहिए। पहले तो उसको डर लगना चाहिए ऐसे। और पुलिस को भी बहुत सतर्कता से ड्यूटी करने के लिए निरंतर मैंने उनसे चर्चा होती रहती है, जानकारी हम लेते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सुरक्षा के सेकंड पायदान पे उस पर एस पे रखा है। तीसरा सुशासन, जो कि विष्णुदेव साय जी के सरकार आते ही एक उद्घोष हुआ कि हम सुशासन स्थापित करेंगे, और ये वाकई में इस देश का एक वो रहा था कि सरकार वही सफलता की श्रेणी पर जा सकती हैं कि जो सुशासन की बातें करते हैं या सुशासन के रास्ते पर चलते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आज हमारी सरकार उसी नीति पर चल रही है। इसके लिए हमें गर्व होती है कि सुशासन स्थापित करने का पहला उद्घोष माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है और हम भी उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। सुशासन पे हमारा बेस्ट स्वास्थ्य की सुविधा हो, कार्यालयों में अच्छा पब्लिक का काम हो, चक्कर हमेशा काटते रहें ऐसा विषय ना हो, भ्रष्टाचार की जो बहुत सारे मामले होते हैं उस पर रोक लगें, पब्लिक का अच्छे से कार्य हो, ये सारी चीज़ें हमने सुशासन की श्रेणी पे रखा है। वी जो है हमारा विकास को दर्शाता है। विकास में जितने भी पहुँच विहीन रास्ते हैं, पुल्स नहीं हैं, अच्छी सड़कें नहीं हैं, या आज देखिए देश का दूसरा झंडा यदि आया है तो हम इसको भी एक पहचान और विकास के रूप में देखेंगे। ये तमाम चीज़ें हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। और लास्ट जो हमारा आर है, वो आपने जो सवाल पूछा था रोज़गार, ये रोज़गार हम सरकार की योजनाओं के साथ साथ युवाओं को व्यक्तिगत रूप से भी मार्गदर्शन देकर, अधिकारियों का सहयोग लेके ये रोज़गार की प्लानिंग, और रोज़गार आप इसमें भी देख सकते हैं कि हम यदि कोचिंग करवा रहे हैं युवाओं को तो ये भी एक रोज़गार से जुड़ा हुआ है। कौशल विकास का अगर प्रशिक्षण करा रहे हैं तो ये भी रोज़गार से जुड़ा हुआ है। अगर युवा कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, यदि उनको लोन का रास्ता दिखा रहे हैं या लोन दिलाने के लिए काम करवा रहे हैं तो ये भी एक रोज़गार से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा 5 शब्दों में हमारा सीतापुर का विकास का मॉडल तैयार होता है। खैर, ये तो हमारी बातचीत हुई है और कितना काम धरातल पर हुआ है, कितना इसका लाभ आपको मिला है, ये आपको तय करना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।